नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 18th लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपका 19th लेक्चर है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी पहले कंप्लीट हुई, इसके बाद अब क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन सीरीज में एक क्वेश्चन सीरीज हो चुका है, लेक्चर 18 अगर आप देखेंगे तो पूरा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन ही था, जिसमें हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किए थे अराउंड 1 आवर में। और फिर नेक्स्ट आपका ये अब 19वां क्वेश्चन से आज स्टार्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल चुकी है तो आप उसको देख रहे होंगे, सॉल्व भी कर रहे होंगे। जो नहीं समझ में आ रहा है उस क्वेश्चंस को आप देख लिया करिए, फिर आपका वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सीक्वेंसली अगर आप देखें तो थ्योरी भी पढ़ा रहे, थ्योरी के बीच में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये रहा कि थ्योरी के बीच में हम सब लोग ने क्वेश्चन भी डिस्कस किए और क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ऑलमोस्ट सारी थ्योरी क्वेश्चन ही होती है और जो आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया गया है कि कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा। इंटर रिलेटेड तो है पर क्वेश्चंस आपके रिपीटेड नहीं होंगे। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन की क्वांटिटीज नहीं बढ़ानी है, बस क्या करना है कि डाइवर्सिटी बढ़नी चाहिए। आपके मल्टीपल डायमेंशंस के क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। कोई भी नया अगर क्वेश्चन आता है उसको भी आप करने के लिए सक्षम हो, यही हमारा अपना वसूल रहता है, यही कोशिश भी रहती है। और उसके अलावा भी आप कोई एक बुक फॉलो करते हुए किसी एक बुक को, कोई बुक अच्छी बुरी नहीं होती, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आप कोई भी बुक पढ़िए। हाँ, क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ एग्जाम्स उसी को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैकेनिकल के हैं तो बेसिकली आप आर एस खुरमी तो सॉल्व करिए ही करिए। यूथ कंपटीशन की आजकल बुकें आ रही हैं जो एक कलेक्शन बुक है, जिसमें मल्टीपल एग्जाम्स के क्वेश्चंस आए हुए कलेक्टेड है। आंसर्स काफी फॉल्टी हैं, पर यह है कि आप उसमें क्वेश्चंस तो पा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें आपको मल्टीपल एग्जाम्स के मिल जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो हमारे हिसाब से तो आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता बेसिकली आप सॉल्व करें, फिर आईएएस मास्टर की बुक आती है, आईएएस मास्टर की बुक को आप सॉल्व करें, बहुत बेहतरीन है, उसको भी आप बेहतर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको बेसिकली कुछ पैटर्न, कुछ क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। एडवांस होने के लिए पहले एक बार पूरी कंप्लीट पढ़ाई करिए, उसके बाद तो आप धीरे धीरे उसी पर तो रिफ्रेश करेंगे, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, पर एक बार तो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कंप्लीटनेस क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करें तो लास्ट तक पढ़ें, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, किसी चीज को स्किप नहीं करना। हाँ ठीक है, कुछ कठिन हो सकते हैं, कठिन से तो लड़ना पड़ेगा ना, कठिन को बार बार करना पड़ेगा। और आसान से तो आजकल जिंदगी नहीं चलती, और जिंदगी आसानी होती तो जिंदगी क्या होती, जिंदगी आसानी होती तो जिंदगी क्या होती, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, आसान तो नहीं हो सकता। चलिए, तो आप देख रहे होंगे पैटर्न वही है, आपको क्वेश्चन और थ्योरी बुकलेट मिल रही होगी, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे, थियरी हमने उसी को सीक्वेंसली 1 बाय 1 पढ़ाया। डेली नोट्स मिल रहे होंगे, डेली नोट्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि पढ़ाते वक्त कई चीजें ऐड की जाती हैं जो डेली नोट्स में आपको मिलेंगी, तो डेली नोट्स भी आपको मिल रहे होंगे। क्वेश्चन भी आपको पूरा डिस्कस्ड मिल रहा होगा। कहीं क्वेश्चन अगर आपका फंस रहा है तो आप वीडियो लेक्चर देख के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, और कोई अगर इसके अलावा भी समस्या है तो आप अपने काउंसिलर सदस्य से बात करें, पांडे सर से बात करें, जो यहाँ के एकेडमिक हेड हैं, जो आपको डिटेल में सारी बातें, सारी समस्याएं, आगे की प्लानिंग, क्या क्या कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा, कैसे करेगा, सारी जिम्मेदारी, सारी चीजें, सारी जानकारी भी पांडे सर के ही पास रहती है। तो जीडी पांडे सर आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ हो रहा है, सारी क्लासेस उन्हीं की गाइडेंस में हो रही हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही जो वो चाहते हैं कि ऐसे किया जाए, तो उसी में हम लोग बेहतर आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो जीडी पांडे सर से भी आप बात कर सकते हैं, जो भी जैसी बातें हो। ठीक है, कोई भी डिसीजन जो भी होगा वो पांडे सर के ही थ्रू होगा, तो आप सारी बातें पांडे सर से ही कह सकते हैं। ठीक, अब हम तो लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 19th क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हो चुका था, 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस व्हेन रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम।
सॉरी, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, दो बलों के बीच का कोण, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, if the resultant is maximum the angle between two forces, आपसे पूछा गया मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए दोनों की द डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस, द डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस मस्ट बी सेम, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे उस समय एंगल क्या होगी, जीरो। तो फॉर मैक्सिमम द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, बोथ फोर्सेस मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन, and for minimum both forces must be in opposite direction, the angle is 180 degree, for maximum that is 0 degree and for minimum that is 180 degree, answer is 0 and 180। अब इसी में अगर मिनिमम एंड मैक्सिमम कर देता तो आंसर 180 एंड 0 हो जाता, 0 फॉर मैक्सिमम एंड 180 फॉर मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप जानते भी हो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल, इसी को अंडरलाइन कर लिया, टू इक्वल, तो रिजल्टेंट जो होता है इक्वल के केस में 2p cos थीटा बाई 2 होता है, ये आपको पहले से भी पता है। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस हैज द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर द फोर्सेस, तो ये आपको करा भी चुके हैं, हैज सेम मैग्नीट्यूड एज द आइदर ऑफ द फोर्सेस, देन एंगल बिटवीन दिस टू, तो यहां से cos थीटा बाई 2 आ जाएगा 1/2, दैट इज 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपको हमने केस में भी कराया है, पैरेललोग्राम लॉ के केस में। तो इफ टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री, द रिजल्टेंट मस्ट बी सेम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब दो इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री पर लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी फोर्स के बराबर होता है, और यही क्वेश्चन था। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेस, then the angle between these two forces is equal to 120 degree. The angle between these two forces must be 120 degree. Next, concurrent forces. What is the meaning of concurrent force? What is the meaning of concurrent? Concurrent means passing through a single point. बस एक ही पॉइंट, एक बिंदु, एक बिंदु कह सकते हैं, संकेंद्रीय कह सकते हैं, तो क्या होगा, पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। Passing through a single point. What is the meaning of concurrent? The meaning of concurrent is the passing through a single point. तो ये क्वेश्चन है, concurrent forces are those forces whose line of action lie on the same plane, same plane हो तो इसको कोप्लेनर बोलते हैं। अगर meet at one point, that is concurrent. Meet at one point, that is concurrent. The line of action of all the forces meet at a single point, meet on the same plane, same, अच्छा sorry, सेम लाइन था यहां पर, तो सेम लाइन अगर बोले तो कोलिनियर, सेम लाइन मीन्स कोलिनियर, एंड सेम प्लेन जब बोले तो कोप्लेनर, और जब सेम वन पॉइंट बोले तो कॉन्कुरेंट। नन ऑफ द, कोई बात ही नहीं, तो यहाँ मिट एट वन पॉइंट दैट इज कॉन्कुरेंट, एंड सेम लाइन अगर होता तो कोलिनियर होता, एंड मिट एट सेम प्लेन होता तो कोप्लिनियर होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्सेस which meet at one point, the forces which meet at one point, the forces which meet at one point, तो इतने से ही बात निकल के आई कॉन्कुरेंट। The forces which meet at a one point, that is concurrent, and their line of action lie on the same plane, same plane, तो क्या हो गया, कोप्लेनर, that is कोप्लेनर। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोप्लेनर
concurrent forces. Coplanar concurrent forces. The forces which meet at one point and their line of action also lie on the same plane as are known as coplanar concurrent. Coplanar non concurrent अलग नॉन नहीं. तो नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं अगला मोमेंट ऑफ फोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? तो मोमेंट और मोमेंट ऑफ एनीथिंग, मोमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी आपको हम बता चुके हैं, दैट इज मोमेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स एंड दैट क्वांटिटी. जो भी आपसे पूछा जाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the point to the line of action of the force and force. ठीक है, F इंटू डी भी होगा, R क्रॉस F तो हमने वेक्टर के फॉर्म में बता दिया, F इंटू डी, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड दैट पॉइंट. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज द टर्निंग इफेक्ट. टर्निंग मतलब रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट. सही बात है कि मूवमेंट आपको टर्निंग इफेक्ट के बारे में बताता है, रोटेशनल इफेक्ट के बारे में बताता है. मूवमेंट हमेशा बॉडी को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है, तो मूवमेंट हमेशा बॉडी क्या करेगा? रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट्स, जिस पर ये लग रहा होता है. तो किसी एक बॉडी पर टर्निंग इफेक्ट को मूवमेंट बताता है. आगे इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू द, ठीक है भाई, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, is equal to the product of force acting on the body and perpendicular distance of the point and the line of action of the force. So is equal to the product of the force and perpendicular distance between the line of action, perpendicular distance between the line of action of the force from that point. तो ये भी सही है. Moment of the force is equal to the गुणनफल product of force acting on the body and the perpendicular distance, लंबोत दूरी, perpendicular distance of a point and the line of action of the force. That is also correct. Next, moment of force. Everything is written about the moment of force. So first is correct, second is also correct, and third one we are reading. The moment of force is equal. The moment of force is equal to the twice of the area of the triangle. अब जैसे मान लीजिए यहाँ एक फोर्स ऐसे लगा, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बताना है, तो ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का. यहाँ से एक ट्रायंगल बना है ऐसे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? डी. तो अगर एरिया हम पूछे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर हम पूछें, तो ये आएगा हाफ ऑफ एफ इंटू डी, और मूवमेंट जो होगा वो एफ इंटू डी होगा, और वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एरिया, ट्वाइस ऑफ एरिया, ट्वाइस ऑफ एरिया. तो वही पूछा गया, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एरिया. यहां से इसी ओ के अबाउट अगर मूवमेंट लो तो एफ इंटू डी आप करोगे, बस सिंपल सी बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. पर इस ट्रायंगल का एरिया अगर बात करें तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू हाइट. तो एरिया होगा हाफ, पर मोमेंट क्या होगा? फुल. तो फुल का मतलब डबल हो गया इसका. अब आप पढ़िए इसको, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. और ट्रायंगल फॉर्म कैसे हुआ? whose base is line representing the force, जिसका आधार जो है वो फोर्स है. whose base is the line representing the force, whose base is the line representing the force, and whose vertex is the point about which movement is taken. तो जिसका वर्टेक्स क्या हो? वो पॉइंट हो जिसके अबाउट मूवमेंट लिया गया है. सही बात. अगर एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया का दुगना, एक ऐसे ट्रायंगल के एरिया का दुगना होता है जिसका बेस जो हो वो फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाए, और जिसका वर्टेक्स जो हो
वह पॉइंट हो जिसके अबाउट मूवमेंट निकालना है। तो फिर से एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एरिया, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose base is line representing the force, जिसका बेस एक लाइन है जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, एंड whose vertex is the point about which movement is taken। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव सब सही है, पहला दूसरा तीसरा सब मूवमेंट के अबाउट सही है। मूवमेंट रोटेशनल इफेक्ट को बताता है सॉरी, मूवमेंट आपका क्या बताता है, रोटेशनल इफेक्ट को बताता है। मूवमेंट आपका फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गुणनफल होता है। मूवमेंट एक ऐसे ट्रायंगल के एरिया का दुगुना होता है जिसका बेस फोर्स हो और वर्टेक्स वह पॉइंट हो जिसके अबाउट मूवमेंट निकालना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, द मूवमेंट ऑफ फोर्स, पूछा क्या गया, क्वेश्चन को पढ़िए। द मूवमेंट ऑफ फोर्स P, कोई फोर्स P है, कोई एक फोर्स आपका क्या है, P है। द P इज द फोर्स एंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O, अबाउट O आपको बताना है एज सोन इन द फिगर। तो अब बताइए, OB लेंगे, OC लेंगे, OA लेंगे, तो आप खुद ही बताएंगे सर, फोर्स, फोर्स मूवमेंट अबाउट O, फोर्स और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OC, तो P इंटू OC। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स P about point O, about point O as shown in the figure? So the moment of force about point O is the product of force and perpendicular distance from the line of action, from that point to the line of action of the force। तो P इंटू क्या हो गया, OC हो गया। दिस इज इक्वल टू P इंटू OC। नेक्स्ट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमाने की टेंडेंसी होगी। तो आप यहां ये भी बता सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, P इंटू OC in the direction of anti-clockwise direction। Okay, next question, what is the next question? If a number of coplanar forces acting at a point B in equilibrium, if the number of coplanar, ढेर सारे समतलीय बल, coplanar मतलब क्या है, lie on the same plane, the line of action of the all the forces lie on a same plane। if a number of coplanar forces acting at a point B in equilibrium, B in equilibrium, कोप्लेनर अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीन कंडीशन होना चाहिए, सिग्मा fx इक्वल टू सिग्मा fy इक्वल टू सिग्मा mz इक्वल टू 0। ये नहीं कि तीनों बराबर हो, तीनों 0 होने चाहिए कोप्लेनर के लिए। इफ द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट B in equilibrium, इक्विलिब्रियम में है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी क्या होना चाहिए, इक्वल, इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट। क्यों होना चाहिए इक्वल, क्योंकि जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज, तभी नेट क्या होगा, 0 होगा। तो नेट मूवमेंट भी 0 होना चाहिए, नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। तो आप यहां से कह सकते हैं कि द सम ऑफ नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल, must be equal to the sum of net एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेट क्लॉकवाइज नेट एंटी क्लॉकवाइज के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी नेट आपका मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यही लिखा हुआ है, बी इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट,
द फोर्सेस, कौन से बल, कौन है ये, कहां से आते हैं, तो देखिए द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए सेम डायरेक्शन जब लिख दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल। पैरेलल तो लाइक भी हो सकता है, अनलाइक भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है और सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये पूछा गया है द फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस, कैसे फोर्सेस, हुज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल, whose line of actions are parallel to each other and act in the same direction, एक ही डायरेक्शन में, आर नोन एज, तो क्या होगा, कोप्लेनर की कहीं बात ही नहीं किया है, कोप्लेनर की कहीं बात ही नहीं किया, क्या होगा, लाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बात ही नहीं किया कि आर इन द सेम प्लेन, ऐसा कुछ है नहीं, लाई ऑन द सेम प्लेन बोला ही नहीं। क्लियर हुआ, तो क्या होगा, पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन, तो नाम हो गया लाइक पैरेलल फोर्सेस, नाम क्या हो गया, लाइक पैरेलल फोर्सेस। आगे बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, आजकल इस तरह से ट्रेंडिंग में है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के एग्जाम्स में ऐसे ही आ रहा है, समय समय पे परिस्थितियां बदलती रहती है, क्वेश्चंस बदलते रहते हैं। तो अब पढ़ते हैं, टू लाइक पैरेलल, टू लाइक पैरेलल मतलब दो पैरेलल भी है और एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 mm, तो 24 mm की दूरी पर दो लाइक पैरेलल फोर्सेस, हमें नहीं मालूम क्या है ये, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 mm अपार्ट, देयर रिजल्टेंट, अब देखिए ये मान लो P और ये मान लो Q, अब इसमें रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट क्या होने वाला है, रिजल्टेंट जो होगा वो P प्लस Q होगा, देयर रिजल्टेंट इज 20 न्यूटन, ये दिया है 20 न्यूटन, रिजल्टेंट इज 20 न्यूटन, their resultant is 20 Newton if the line of action of resultant is 6 mm from any given force। तो मान लीजिए यहां पर एक कॉर्नर फोर्स था, यहां से एक फोर्स से ये 6 mm की दूरी पर है, एक फोर्स से क्या है 6 mm, इसी डायग्राम में वो कह सकते थे कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं लग रहा है, और वो रिजल्टेंट क्या है, वह तीन फोर्स नहीं है, यहां पर तीन फोर्स नहीं है, दो ही फोर्स है, दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या है, वो 20 न्यूटन है, और दूसरा क्या है कि एक फोर्स से, किसी एक फोर्स से 6 mm की दूरी पर है, किसी एक फोर्स से क्या है 6 mm की दूरी पर है, फ्रॉम एनी गिवन फोर्स, टू फोर्सेस आर, तो अब पहला तो यही कि आंसर से चेक कर लो, जिसका रिजल्टेंट 20 आ जाए वही सही है, दो फोर्सेस है, 15 5 का 20 हो सकता है, 20 5 25 हो जाए, सेम लाइक पैरेलल में, लाइक पैरेलल में ध्यान रखिएगा कि ऐड होता है, लाइक पैरेलल में रिजल्टेंट क्या होता है, ऐड होता है, तो 15 5 20 ही सही हो सकता है, 20 5 25 नहीं होगा, 15 15 भी सही नहीं होगा, ए पार्ट ही सही हो सकता है। अभी क्यों ए पार्ट सही हो, अब देखिए 10 10 भी ऑप्शन में होता तो भी हम कंफ्यूज रहते कि 10 10 वाला भी सही हो सकता है, 17 3 भी हो सकता है, मतलब 20 जो आ जाए, जिसका समेशन 20 आ जाए, जिसका रिजल्टेंट मतलब समेशन 20 आ जाए वही सही हो सकता है, वही पेयर सही हो सकता है, पर वो 100% सही होगा इसकी गारंटी कौन लेगा। तो पहला आंसर हमारे पास है P प्लस क्यू इक्वल टू 20। दूसरा एक बेरिग्नान हमारे पास है, बेरिग्नान क्या कहते हैं, किसी एक पॉइंट के अबाउट
रिजल्टेंट का मोमेंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट का मोमेंट उसी पॉइंट के अबाउट सिस्टम ऑफ फोर्स के मोमेंट के बराबर होता है। तो हम इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ले लें तो पी का तो जीरो हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा, जीरो। और क्यू का अगर देखें तो 24 इंटू क्यू इक्वल टू, इसके अबाउट पहले हम सिस्टम ऑफ फोर्स का निकालना है, इसी के अबाउट किसका निकालना है, सिस्टम ऑफ फोर्स का। और सिस्टम ऑफ फोर्स में रिजल्टेंट नहीं है, दो फोर्सेस हैं। पी के अबाउट लिया, पी खुद जीरो मोमेंट प्रोड्यूस किया, क्यू का 24 इंटू क्यू, और ये इसी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है, इसी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर। और रिजल्टेंट को कितना है 20, मोमेंट कितना है 6। तो यहां से क्यू आपका आ जाएगा, क्यू आप देखिए 20 से 24 पंचे 5 न्यूटन आ जाएगा। क्यू आपका 5 अगर आ गया तो पी आपका 15 न्यूटन हो गया, क्योंकि पी प्लस क्यू 20 हो गया आंसर। जैसे आपको पैरेलल फोर्सेस सिस्टम दिया गया, लाइक पैरेलल बोला गया, और जब लाइक पैरेलल बोला गया तो रिजल्टेंट दोनों का सम होगा, इसमें कोई नई बात है नहीं, रिजल्टेंट दोनों क्या होगा, सम होगा। अब इसमें कहा कि रिजल्टेंट जो है एक फोर्स से 6 mm की दूरी पर है, तो आप अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स को बताइए। ऐसे में पहला क्या था कि आप ऑप्शन से टेस्टिंग किए और टेस्टिंग करके आप बता दिए कि यही सही हो सकता है। 20 5 25 ये सही हो ही नहीं सकता, 15 15 सही हो ही नहीं सकता। हाँ, पर ऐसे कुछ सिचुएशन में आपका मल्टीपल ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जिसमें सही होने के चांसेस हो। जैसे एक ऑप्शन हम बता रहे हैं कि 10 10 भी दिया हो तो क्या करेंगे, 17 3 दिया हो तो क्या करेंगे, 12 8 दिया हो तो क्या करेंगे। तो सही तो कोई भी हो सकता है। उस सिचुएशन में एक तो आप ये इक्वेशन की P प्लस क्यू 20 है, दूसरा आप बेरिंगनान, क्योंकि बेरिंगनान से ही हम रिजल्टेंट की लोकेशन जान पाते हैं। बेरिंगनान थ्योरम को अप्लाई करके हम रिजल्टेंट की क्या जान पाते हैं, लोकेशन जान पाते हैं। अब क्या है बेरिंगनान थ्योरम, बेरिंगनान थ्योरम क्या कह रहा है, तो बेरिंगनान थ्योरम ये कहता है किसी एक पॉइंट के अबाउट सिस्टम ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट नेट मूवमेंट उसी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर होता है। तो पहले हमने इस पॉइंट के, अच्छा यही क्यों चूज किया कि पी का जीरो हो जा रहा है। तो अगर हम आपसे कहें कि इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का मूवमेंट बताए तो पी का तो जीरो हो गया, क्यू का जो हो गया वो 24 इंटू क्यू हो गया। तो सिस्टम का नेट मूवमेंट उसी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट का मूवमेंट 20 इंटू 6, तो यहाँ से क्यू आप देखेंगे तो 20 छक्का 120 और 24 5 जा क्या होता है 120 होता है। तो आप यहाँ पर देखें Q इक्वल टू 5 न्यूटन, एंड इफ Q इक्वल टू 5 न्यूटन बिकॉज P प्लस Q इज ऑलरेडी 15 न्यूटन, देन P इक्वल टू 15 न्यूटन बिकॉज P प्लस Q इक्वल टू 20 न्यूटन दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। Which of the following statements are correct? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला, which of the following statements are correct? पहला, the algebraic sum of forces constituting a couple is zero, सही बात है। algebraic sum of forces, algebraic sum मतलब अगर एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कपल इज जीरो। तो कपल में अगर आप कपल की बात सुने तो कपल क्या होता है, दो इक्वल फोर्सेस होते हैं, बट क्या होते हैं, अपोजिट, इक्वल अपोजिट
पैरेलल फोर्सेस, इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस जो सेपरेटेड होंगे। तो अगर इक्वल अपोजिट फोर्सेस है तो नेट फोर्स तो ऑलरेडी कपल में क्या होगा, जीरो होगा। वही बात यहां भी कह रहा है, द नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग, कपल बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, ठीक है, निर्माता, ठीक है। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल इज जीरो, दैट इज करेक्ट। अगला, the algebraic sum of the forces constituting the couple about any point is same। about any point is same, यहां पर फोर्सेस की जगह आप मूवमेंट कर लीजिए, सही है। the algebraic sum of the moment, the algebraic sum of the moment constituting couple about any point is same, तो ये आपको बताया भी हमने था, और एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेके भी कराया था कि किसी भी पॉइंट के अबाउट एल्जेब्रिक सम जो होगा मूवमेंट का वो आपका सेम आएगा, इसलिए हमने बोला था कपल इज अ फ्री वेक्टर। ये किसी पॉइंट का मोहताज नहीं है, मोमेंट तो पॉइंट का है, पॉइंट टू पॉइंट मोमेंट बदल जाएगा, पर कपल फॉर्म करने वाले फोर्सेस का किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए आपका कपल एक क्या था, फ्री वेक्टर था। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इज सेम, बिकॉज यही आपको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट दैट कपल इज अ फ्री वेक्टर। कपल आपका क्या है, फ्री वेक्टर है। क्लियर हो लिए सब लोग, समझ में आ रहा है ना। तो algebraic sum of the moment constituting the couple about any point is same, correct। A couple cannot be balanced, a couple cannot be balanced by a single force but can be balanced only by a couple of oppositions, बिल्कुल सही। कपल को एक सिंगल फोर्स से बैलेंस नहीं कर सकते, कपल को एक कपल से ही बैलेंस कर सकते। क्यों भाई, क्योंकि कपल में नेट फोर्स जीरो है। अगर आप नेट फोर्स कोई एक लगा के बैलेंस करने की कोशिश किए तो फोर्स तो जीरो पहले से था, आप लगाए तो आप एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स लगा दिए, नेट जीरो कहां हुआ। किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स के साथ साथ नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए, दोनों जीरो होना चाहिए। तो अगर आप मोमेंट जीरो के चक्कर में एक फोर्स ही लगाए तो नेट फोर्स जीरो था, एक एडिशनल फोर्स आप लगा दिए तो नेट फोर्स तो जीरो आप कर नहीं रहे। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी एक कपल को एक कपल से ही बैलेंस किया सकता है जिसमें नेट फोर्स ऑलरेडी जीरो हो, नेट मोमेंट उसके इक्वल और अपोजिट हो। अगर 10 किलो न्यूटन मीटर का एक कपल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें फोर्स नहीं चाहिए 10 किलो न्यूटन फोर्स नहीं चाहिए, एक ऐसा कपल चाहिए जो 10 किलो न्यूटन हो बट क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज हो। 10 किलो न्यूटन मीटर ही हो पर क्या हो, क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ, अ कपल कैन नॉट बी बैलेंस बाय अ सिंगल फोर्स, सही बात। कपल को सिंगल फोर्स से बैलेंस नहीं कर सकते। अ कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स बट कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय अ कपल ऑफ अपोजिट सेंस, अपोजिट डायरेक्शन। तो कपल को एक सिंगल फोर्स से बैलेंस नहीं कर सकते, केवल बैलेंस कर सकते हैं किससे, एक कपल से, वो भी कैसे, अपोजिट डायरेक्शन के कपल से। क्लियर हो गया ना। तो इसमें सारे सही हैं और सारे सही कौन कह रहा है, डी कह रहा है। तो डी पार्ट एक तरीके से आप देखें तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कपल हमने रिवाइज किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ कपल हमको ऑलरेडी हमने आपको थ्योरी में कराया है, तो एक तरीके से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कपल आपको क्या कर दिया है, रिवाइज किया है, ठीक है। अब ध्यान रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड। तो मैटर कंटेन्ड जो होता है, मैटर जो उसके पदार्थ की मात्रा जिसको बोल सकते हैं, पदार्थ की मात्रा, मैटर कंटेन्ड, ठीक है, द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। पदार्थ की जो मात्रा होगी वही क्या है, मास है। तो किसी एक बॉडी में जो भी आपका मैटर कंटेंट रहेगा वही क्या कहलाता है,
मास और इम्पल्सिव फोर्स हम आपको आगे बताएंगे। F इंटू डी टी वो इम्पल्स होता है और इम्पल्सिव फोर्स सडनली लगने वाला। वेट जो है मास इंटू वेट जो है वो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मोमेंटम जो है मास इंटू लीनियर वेलोसिटी है। मोमेंटम जो है मास इंटू लीनियर वेलोसिटी है। अगर हम यूनिट की बात करें तो वेट का यूनिट जो होगा वो न्यूटन होगा। इंपल्सिव फोर्स का भी यूनिट जो होगा वो न्यूटन ही होगा, ये बस सडन फोर्स होगा। और इसका किलोग्राम, मास का क्या होगा किलोग्राम, इसका होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे कई बार पूछा गया है कि मोमेंटम का आप डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो mLt-1 mLt-1 और ये होगा mLt-2। न्यूटन का जो होता है वो mLt-2 होगा। और यहाँ पे मास का अगर हम पूछें तो मास का डायमेंशन होगा mL0T0। ठीक है, mL0T0 ये आपको सबको पता भी होगा, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फॉर मोमेंटम द डायमेंशनल फॉर्मूला इज mLt-1 and for force the dimensional formula is mLt-2. Okay, and the dimension is the exponent of the fundamental quantities in dimensional formula. तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सिर्फ डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन बीमा और बीमीय सूत्र में डिफरेंस है। डायमेंशनल फार्मूला इज दिस एंड डायमेंशन, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा फ्लूइड में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब आप बकिंघम पाई इक्वेशंस का भी पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप वहां डेवलप करने होते बकिंघम पाई में। तो डायमेंशंस जी यहाँ पर होगा 1 1 -1 1 1 -1। डायमेंशन इज 1 1 -1 फॉर मोमेंटम। क्लियर। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, वेक्टर एनालिसिस भी आपको थोड़ी बहुत आती ही होंगी कि जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका स्केलर क्वांटिटी आती है, डॉट प्रोडक्ट आपको पता भी होगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको पता होगा। थोड़ा सा हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, थोड़ी सी बातें ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर जो है वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। और कोई वेक्टर बी है, कोई भी वेक्टर बी है और ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। तो इस सिचुएशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जब आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो आई का आई से, मतलब क्या हो गया x1 x2 आई का आई से प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, यही आपका डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जब भी आप करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज x1 x2। आप केवल i के i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दे, y के y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर, j के j को कर दे, j k को k से कर दे। कोई जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अपना अपना बस मल्टीप्लाई करके, और दैट इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, एक वैल्यू आएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसका सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा।
और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, सिर्फ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जब आप यहीं पर ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है आई जे के, आई जे के, आई जे के आप ले लिए, और यहां पर ए का x1 x2 x1 और इसका y1 और इसका z1, इसका b का x2 y2 z2। तो जब कभी आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आई जे के लिखेंगे, फर्स्ट वाले ए का पहले लिखेंगे, जो पहले होगा उसका पहले, और जो बाद में है उसका बाद में, इसलिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वाई ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। ये ध्यान रखें, डॉट प्रोडक्ट आपका क्या है, इंटरचेंजेबल है, आगे पीछे क्रम विनिमय कर सकते हैं, ठीक है, पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता। एक बात ध्यान रखिए, ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और इसमें जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई आएगा और यहां पर आएगा y1 z2। अरे भाई जब आई का निकालना है तो ये वाला ढक लो, इसका इससे माइनस ये, तो y1 z2 माइनस y2 z1। ऐसे जब j का निकालेंगे तो j का माइनस के साथ आएगा और यहाँ पे आएगा x1 z2 माइनस x2 z1। ऐसे जब आप k का निकालेंगे तो k का आएगा x1 y2 माइनस x2 y1। तो ये आपका a क्रॉस b होगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इसका तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन है तो हम इसको क्या कहेंगे, वेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया ना। तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलता है, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर मिलता है। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई वेक्टर आर है जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये एक कोई वेक्टर है। अब देखिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी आ सकता है आर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 0k, ऐसे भी आ सकता है। एक एग्जाम्पल है, हम जनरल केवल चल रहे हैं, हम केवल जनरल चल रहे हैं। जब कोई वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक्स कदम जाना है, वाई एक्सिस पर आपको क्या करना है, ये ऐसे एक्स वाई जेड अगर है, अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको एक्स इधर जाना है, वाई इधर जाना है और फिर जेड इधर आना। तो यहाँ पे कहीं पे आप, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तब आप जाके इस पॉइंट पर पहुंचेंगे और फिर वहां से मिलाने वाला वेक्टर आपका ये आर वेक्टर होगा। दैट इज आर वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर।
तो आपका ये ध्यान रखिए, एक्स इधर गए, वाई ऊपर गए, जेड बाहर आएंगे, जेड बाहर आएंगे। तो एक्स कदम इधर, वाई कदम इधर, जेड बाहर, और ऐसे तिरछा आपका क्या होगा, आर वेक्टर। अब भाई देखिए, बोर्ड से बाहर तो बना नहीं सकते, पर आप ध्यान रखिए कि एक्स वाई जेड के क्या बता रहा है। एक्स बता रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक्स कदम, वाई एक्सिस पर वाई, और बाहर की तरफ जेड कदम। तब कहीं यहां आप पॉइंट पर पहुंचेंगे और डायरेक्टली मिला दिए तो आर वेक्टर। तो ये बात तो पहला हुआ। दूसरा ये बता रहे हैं कि आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड ऑफ या लेंथ ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछे, मैग्नीट्यूड ये पूछ सकता है ना कोई, तो मैग्नीट्यूड आप बताएंगे, मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड जो आपका होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप, तो दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और दूसरा हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो वेक्टर बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ बने कोड, तो एक्स एक्सिस से बने कोड को अल्फा हम दिखाते हैं, और जो कॉस अल्फा आएगा वो एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और हम कॉस अल्फा को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा जो है वो डायरेक्शन एंगल है, और कॉस अल्फा क्या है, डायरेक्शन एंगल का कॉस, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे अगर हम कॉस बीटा लिखें, और यहीं पे आप लिख सकते हो एक्स अपान मॉड आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ऐसे cos बीटा, बीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वाई एक्सिस, बीटा इज द एंगल बिटवीन, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, बीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वाई एक्सिस, तो ये आएगा वाई अपान मॉड आर, मैग्नीट्यूड ऑफ। ऐसे cos गामा लिखेंगे तो cos गामा जो आएगा, cos गामा जो आएगा वो आपका आएगा जेड अपान मॉड आर। डायरेक्शन कोसाइंस भी पूछे जा रहे हैं आजकल, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। तो डायरेक्शन कोसाइंस मींस डायरेक्शन कोसाइन में अल्फा बीटा गामा नहीं बताना है, डायरेक्शन कोसाइन में आपको अल्फा बीटा गामा नहीं बताना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बताना है। डायरेक्शन एंगल्स अगर पूछा जाए तो डायरेक्शन एंगल आपका अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, while cos alpha cos beta and cos gamma are direction cosines, and cos alpha equal to x upon mod r, cos beta equal to y upon mod r, and cos gamma equal to z upon mod r। यहां से आप एक और बात सीख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। cos alpha equal to x upon अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे cos बीटा इक्वल टू आपने लिखा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। cos गामा इक्वल टू आपका आया, cos गामा इक्वल टू आया जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन तीनों को आप ध्यान से देखें तो यहां से cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आएगा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो वाई स्क्वायर अपान ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर अपान ये अंडर रूट हट जाएगा। लेकिन जब तीनों ऐड करेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेम। तो इन दैट केस
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो आउट ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा में अगर आप टू नोन हो, टू आपका क्या हो, नोन, कोई दो आपको पता हो, तो थर्ड आप कैलकुलेट कर लेंगे, थर्ड आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर अल्फा बीटा मालूम हो तो गामा निकल जाएगा इस इक्वेशन में रख के, अल्फा रख देंगे, बीटा रख देंगे, गामा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आउट ऑफ थर्ड आपको थ्री, आउट ऑफ थ्री आपको टू नोन हो तो 1 आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा गया कि आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j, और ऐसे अगर दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप जान गए कि यहां पर 0k है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 5। मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू 5। अब कोई आपसे पूछे डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो कॉस अल्फा इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3/5, कॉस बीटा इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 4/5, कॉस गामा जो आएगा वो आपका 0/5, तो गामा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.6, बीटा जो आ जाएगा वो जाएगा कॉस इनवर्स 0.8, गामा जो आ जाएगा कॉस इनवर्स 0, और यहां से कॉस इनवर्स 0 मतलब 90 डिग्री। ओके, तो आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी बता सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस एंगल भी बता सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया, 5 ये आ गया मॉड, तो x अपान मॉड आर 3/5 यहां से आ गया, कॉस बीटा आपका 4/5, कॉस गामा 0/5, यहां से 0 आ गया तो 90। ठीक है, तो अब हमने थोड़ी सी आपको वेक्टर की एक झलक दी है, आपने वेक्टर प्रोडक्ट भी निकाला। वेक्टर प्रोडक्ट आप पढ़े भी होंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर देगा और इस डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर देगा। ठीक है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डॉट प्रोडक्ट में आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा। तो आप चीजें यहीं पे खत्म होती हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो आपका सेंट्रॉइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं। सेकेंड चैप्टर आपको हो सकता है कि मैकेनिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, पर इसके बिना आप सोम के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, इसके बिना आपको स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन सब जगह आपको ही मिलेगा, मशीन डिजाइन में भी मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है, अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप ईमानदारी से पढ़ते रहें, खुश रहें, रेगुलर क्लास करते रहें, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। और फिर हम अगली क्लास में नई एनर्जी के साथ फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। फर्स्ट चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।